बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र पर आज हम बात करेंगे, और न सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन और मौजूदा सियासी सूरत हाल में इलेक्शन कितनी अहमियत इख्तियार कर गए, तमाम मौजूद पर बात करेंगे। इसमें मेरे साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा अपने मुल्क की सियासत के देखें सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर शाह साहब, आपने टाइम दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है, और न सिर्फ PTI के आप फाउंडर मेंबर्स में से आपका नाम शुमार होता है, और आप पाकिस्तान की सियासत की बड़ी गहरी नज़र से इसरार अहमद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया सर अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया। शाह साहब, ये जो सीक्रेट एक्ट के बाद फिर ये मिलिट्री कोर्ट, अब एहतसाब का अमल कड़ा होने जा रहा है। अब जो सोशल मीडिया पे एक वबा है कि अब PTI वालों की खैर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, आपने एक अच्छा टॉपिक उठाया। इस बारे में अच्छी बात है कि लोगों में अवेयरनेस जानी चाहिए, और आपके प्लेटफॉर्म से जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले भी जो ये आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट जो है वो था, वो कायम दायम था, और उसमें भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अपील में जो भी शख्स है मुतासर, वो अपील में जा सकता है। अगर उसको सज़ा हो जाती है तो वो अपील में जा सकता है मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद। ये पहले भी था, और आज भी जब ये रिकंटिन्यू हुआ है, आप उसको अगर तवज्जो से पढ़ें तो उसमें यही चीज़ है कि अपील का हक है। ठीक है, अपील का हक है, ऐसा नहीं है कि अपील का हक नहीं है। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है, और ये हकीकत बात है कि अगर इस कानून को दबा दिया जाता, मुअत्तल ही रहने दिया था। हमने पिछले प्रोग्राम में कुछ आपके कहा था, ये बैठ के बात हुई थी कि ये जो है दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा और ये अपील में जाएंगे, और वही हुआ। और मैं कहता हूँ कि देखें, हर बात अपनी जगह पे है, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह हो रहा हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं खुद भी क्यों ना हूँ, और मैं अपने मुल्क के सलामती के इदारों के खिलाफ कोई ऐसी हरकत कर जाऊँ कि नुकसान पहुँच जाता है, तो मैं भी इसी काबिल हूँ कि मेरा सख्त एहतसाब होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे हो रहा है PTI, मिसाल के तौर पे आपको तो देखिए, PTI को अगर आप ले रहे हैं तो साबिका अदवार में बहुत सारे ऑपरेशंस मैंने खुद देखे हैं। इतनी उम्र में मैं बैठा हूँ, और 29 साल का मेरा जर्नलिज्म है, तो मैं जानता हूँ कि पीछे मैंने क्या क्या देखा है। वो तमाम तफसीलात में आप क्या रख नहीं सकता आगे। आज का दौर तो बड़े फास्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। PTI के साथ अगर गलत हो रहा होगा तो वो सबको नजर आ रहा होगा, और सही हो रहा होगा सबको नजर आ रहा होगा। आपकी नज़र में मैं कन्विंस क्यों करूं किसी को गलत हो रहा है? नहीं, मेरी नज़र में देखें, बात सुने, चंद लोगों की गलती की सज़ा पूरी कौम को नहीं मिलनी चाहिए। वो चंद लोग कौन है शाह साहब? वो चंद लोग वो हैं जिनके खिलाफ एविडेंस आ चुके हैं, मिल चुके हैं। देखें, अगर कोई अपनी सियासी वफादारी तब्दील भी कर रहा है तो बेवजह नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं किसी जगह वो इन्वॉल्व है, तो वो तब्दील कर रहा है, वो अपनी जान छुड़ा रहा है। नहीं तो अभी तक उनको लोग जस्टिफाई कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग केसेस चल रहे हैं, जो केसेस चल रहे हैं अदलिया पे, और जो भी कोर्ट लगती है, आर्मी एक्ट की भी कोर्ट लगती है, हमें ये यकीन है कि नाइंसाफी नहीं होगी, कोई बेकसूर होगा तो वो जरूर वापस आएगा, और इज्जत और एहतराम से आएगा। नवाज शरीफ अगर वापस आ सकते हैं, अगर सारे केसेस उनके अब जिस तरीके से चल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो बहुत कुछ इसी तरह वापस हो सकता है। मतलब माफी तलाफी बहुत कुछ ऐसे ही वापस हो सकता है। और अगर जहां तक आप जिधर इशारा कर रहे हैं, PTI लोग नहीं मान रहे ना सर, वो कह रहे हैं 9 मई हमने कहा किया, ये तो साजिश थी, और वो हम इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे। वो 9 मई को ना माने, वो 9 मई को देखें। मुझे आप ये बताइए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इंसाफ के लिए कब जाके कौन कहाँ बैठा, आपसे कुछ नहीं छुपा, आप लोग सब समझदार यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन क्या इंसाफ मिलता नजर आ रहा है आपको? क्या आपको बेनजीर का इंसाफ मिलता नजर आ रहा है? क्या आपको जो कुछ भी पिछले साबिका दौर में, इसका मतलब बानी PTI के साथ भी इंसाफ नहीं होगा? देखें, बानी PTI की जहां तक आप बात करते हैं ना, तो वो जिस तरह बैठे हैं, उनकी वकला की टीम अगर ठीक चल रही होती शुरू दिनों में, तो वो बहुत कुछ बेनिफिशियरी आ जाते। मैं यहाँ वकला की बुराई नहीं करूंगा, लैप्स होते हैं कहीं ना कहीं। अदलिया देखें, नाअहली तक लेके जाएगा। साइफर केस जो है, वो नाअहली तक की बात तो मैं जब करूं जब वो नाअहल ना हुए हो। सियासत में नहीं है इमरान खान। सियासत में तो मैंने आपको पहले भी कहा, फिलहाल वो नजर नहीं आ रहे, बानी PTI नजर नहीं आ रहे,
लेकिन पीटीआई नजर आ रही है। अच्छा, देखिए बल्ले के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं सियासी तौर पे, जो पार्टियां लेना जा रही हैं, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि कामयाब होंगी। और इलेक्शन की जहां तक बात आपने की अभी, तो इलेक्शन पीटीआई बिल्कुल लड़ेगी। और देखें, जब पीटीआई पहली दफा इलेक्शन लड़ रही थी और आपने देखा कि दौरे इख्तिदार में आए वो लोग, उनका दौरा इख्तिदार शुरू हुआ, तो उस वक्त भी आप क्या समझते हैं कि कुछ वो जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा गया था या एक पार्टी की तरफ से सिलेक्टेड का नारा लगाया गया था, वो क्या था? उस सिस्टम को भी माने ना कि कोई लाया कोई ले गया। रह गई जो मैं विकला की बात आपसे कंटिन्यू कर रहा था कि देखें, उन्होंने खुद अपने वकीलों को चेंज किया, कुछ जानबूझ के कुछ समझ के चेंज किया। अब मामला घर तक पहुंच गया है, एक मामला नहीं, मामला पहुंच गया घर तक। और वो तमाशे जो हैं वो सारी कौम देख रही है कि कौन गलत है कौन सही है। अदलिया को भी जो इख्तियारात हैं वो चलेंगे, अभी आगे जाएगा। आपने कहा कि मामले घरों तक पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तान की सियासत में ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा ये होता कि इनको सियासत तक ही रहने दिया जाता, लेकिन क्या कहें, इक़्तिदार का शहद इतना मीठा है। इसरार भाई साहब, रज़ा रब्बानी अक्सर एक्टिव हो जाते हैं जब इस तरह की अदालतें लगती हैं, जब सिविलियन के केसेस की बात चलती है कि ये आर्मी अदालतें चलाएंगी। इस बार कोई आएगा या ये मामला चलेंगे आगे? देखें, कॉल और फेल में तजाद इसी को कहते हैं कि आप उठ के जज्बाती तकरीर करें, आंसू बहाएं और उसके कानून की मंजूरी पे आपके दस्तखत हों। ये पाकिस्तानी सियासत का डायलमा है। दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक, शाह साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया अपनी गुफ्तगू में कि जो लोग भी ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इसको सेकंड करता हूँ, जो भी 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक बात फरमाई कि जो पार्टीज़ चेंज करते हैं उनकी कोई ना कोई मजबूरी है। तो क्या पार्टी चेंज करने से उनका जुर्म छुप गया, वो बरियो जमा हो गए? नहीं, फवाद नहीं हुए बरी, ये मैं यही सब कुछ करके भी भुगत रहे। नहीं, देखिए फवाद ने तो एज सच उस तरह की बात नहीं, मैं बहुत से लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग जिन पार्टीज के अंदर भेजे गए उसके बाद क्या वो बरियो जिम्मा हो गए, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप बात कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स की, मैं मिलिट्री कोर्ट्स की इसलिए मुखालफत कर रहा हूँ एज अ डेमोक्रेट कि भाई आपका जुडिशल सिस्टम कोलैप्स कर गया। आपके पास जुडिशरी इतनी मजबूत नहीं, आपके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स हैं। इंडिया में मिलिट्री कोर्ट्स हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? और आपको क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? आपको ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि आपके जो जुडिशल निज़ाम है उसके अंदर इतनी खामियां भी, मेरे भाई ने मोहतरम ने कहा कि वकला को चेंज, ये सबसे बड़ा डायलेमा हमारा ये है कि हमारे यहाँ कानून के अंदर इतने सुकम मौजूद हैं कि आइन की पहली लाइन हमें कहती है कि हकमियत अल्लाह ताला की है और जो हुक्मरान हैं वो अल्लाह के नायब हैं और इस मुल्क में कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। और आगे जाके कहा जाता है कि सदर और गवर्नर्स को इस्तिस्ना है। तो सबसे बड़ा सुकम तो यही आ गया ना। तो आपकी जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करना, आपने कराची में अमन के लिए रेंजर्स को बैठा के रखा 30-40 साल, पुलिस डिमोरलाइज हो गई। आज भी अगर आपने एक सर्टेन पीरियड के लिए कहा कि जी हम इसको इतने मुद्दत तक रहे ताकि हमारे केसेस जल्दी ट्रायल होए, कोई इशू नहीं है। फिर सिविलियन कोर्ट्स के अंदर आप देखें कि जो फेवरेटिज्म होता है कि एक फैसला महीनों से महफूज है वो नहीं सुनाया जाता और एक फैसला महफूज होता है और 15 मिनट बाद सुना दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सवालिया निशान उठाती हैं आपके जुडिशियल सिस्टम के ऊपर। जुडिशियल सिस्टम की जब आप बात करते हैं तो फिर इस जुडिशियल सिस्टम में साकिब निसार भी तो थे, इफ्तिकार चौधरी भी तो थे। तो वो साकिब निसार तो सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट भी बांटते थे, वो तो हर सियासी मामलात में इन्वॉल्वमेंट भी किया करते थे। तो फिर इसका तयन देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, चीफ जस्टिस आए या कोई और इदारे का हेड आए, उनका एक अपना नॉर्मल प्रोसेस है। ये नहीं है कि उठा के उसको कोई रख दिया, जो उसकी सीनियरिटी पे बेस पे आएगा वो करेगा। अच्छा, अपना टेन्योर का उसका टाइम है, उस टेन्योर के बाद उसने रिटायर्ड होना है और उसके बाद की जो उसकी लाइफ है वो उसके टेन्योर के। आज भी हम मौलवी मुश्ताक को क्यों याद करते हैं? मेरे ख्याल में आने वाले इस नस्ल में से किसी को नहीं पता मौलवी मुश्ताक ने क्या गलतियां की। जस्टिस नसीम हसन शाह का क्यों जिक्र किया जाता है? बात यह है कि आपका जो टेन्योर है वो तारीख में आपका तयन करता है कि अगर साकिब निसार साहब ने गलतियां की तो तारीख उनको कटहरे में लाएगी। जुल्फिकार अली भुट्टो की अगर अदालती
सजा के तहत फांसी हुई और आज की कोर्ट्स कहती हैं कि वो गलत था, वो जुडिशियल मर्डर था। तो जिम्मेदार कौन है? आप किसी के ऊपर तो फिक्स करेंगे ना जिम्मेदारी। सही। परवेज मुशर्रफ दुनिया से चले गए और उनका केस अब चल रहा है, क्यों? किसकी नाअहली है ये? तो मेरा जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि आप अपने जुडिशियल रिफॉर्म्स करें बेसिकली, बजाय मिलिट्री कोर्ट्स का टीका लगाने के। फायद ईसा के बाद ये रिफॉर्म्स और जुडिशरी में जो लूपोल्स हैं वो ख़त्म होना, कुछ नवीद आपको सुनाई या दिखाई दे रही है? देखिए, बहैसियत पाकिस्तानी मैं ये समझता हूं कि पार्टी एफिलिएशन एक तरफ रखें, लेकिन जो भी इदारे होती हैं ना उनके हेड्स एज अ पाकिस्तानी, यानी मैं आर्मी चीफ भी मेरा है, चीफ जस्टिस भी मेरा है, मेरे उनके तरीक़ेकार पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं उनकी हैसियत से इनकार नहीं कर सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, जस्टिस फाइज ईसा जो आज कर रहे हैं अपने टेन्योर के खात्मे के बाद तारीख में उनकी जगह का तयन किया जाएगा, और ये तारीख बड़ी बेरहम है। यहाँ कई लोगों को उनके अदवार में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बारे में आपको याद होगा कि जिस तरह पब्लिक अप्रिसिएशन थी उनके लिए और जिस तरह मॉब निकलते थे, लेकिन बाद में उनके लिए क्या क्या अल्फाज लोगों ने इस्तेमाल किए। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त तमाम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो जस्टिस फाइज ईसा जो अमल करके जाएंगे वो तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि ये ना पहले चीफ जस्टिस है ना आखिरी चीफ जस्टिस है। इनसे पहले भी चीफ जस्टिस होके चले गए और इनके बाद भी होंगे। सिर्फ उनका अमल साबित करेगा कि वो अपनी कॉम्पिटेंट कितने थे अपनी उस सीट के साथ। नैब जैसे इदारे अक्सर बेशतर आप सुनते हैं पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं ये इदारे नहीं बनने चाहिए, इन इदारों को पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, हुकूमत इस्तेमाल करती हैं, असरअंदाज होती हैं, अफसरान को ब्लैकमेल किया जाता है, पकड़ धकड़ का एक माहौल बन जाता है। क्या ये सही है तासुर? ये भी लिंक आप करें ना जुडिशियल उसके साथ, क्यों नैब क्यों बनाया गया? मैंने ये इसलिए आपसे पूछा कि नैब अभी रेफरेंस वापस ले रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, नैब बेसिकली क्यों बनाया गया था कि भाई जो आपके केसेस फाइल होते थे क्रिमिनल में वो प्रोसीड नहीं होते थे, फिर नैब अदालतें बना दी गई, ये कर दिया गया, वो करते। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नैब को विक्टिमाइजेशन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अदवार हुकूमत में इस्तेमाल किया। आपने भी किया। हमारा तो चेयरमैन नैब हमारा लगा हुआ ही नहीं था ना, हम तो बेबस थे। वो अब इस बात को तो बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग अंदर भी। देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आपको पता है मैं सच बोलता हूं, फिर मेरी पार्टी भी मुझसे नाराज हो जाती है कि इतना सच भी ना बोला करो। इमरान खान साहब चाहकर भी नैब के मामलात पर नहीं बोले। इमरान खान साहब की बहुत सी ख्वाहिशात थी कि ये फैसले हो जाएं, लेकिन वो प्रोलॉन्ग होते गए। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आपको पता है कि मैं शुरू के 2 साल पीएम ऑफिस के अंदर मौजूद था और मैंने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। मैं कोई फर्जी कहानी नहीं कर रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी भी केस को, मैं ऑन ओथ कह रहा हूं कि कहीं पर भी उन्होंने ना उसको तेज करने के लिए ना उसको स्लो करने के लिए बात की। ना करें, आप ओथ ले रहे हैं। मैं ओथ ले रहा हूं। अब मेरी कब्र में इमरान खान ने जाना है, मेरी सुन लेना। मैं पीटीआई कहते थे 2 दिन बाद ये विकेट गिरने वाली है। अच्छा, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं आपको। आप एक सहाफी हैं, आप कह रहे होते हैं कि ये होने जा रहा है। वो मुल्क का वजीर आजम था, उसको नजर नहीं आ रहा था क्या होने जा रहा है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो करवा रहा है। मतलब ये कि नैब खान साहब के राब्ते में रहता था। नहीं, खान साहब के साथ राब्ते में क्यों रहेगा नैब? तो खान साहब को कैसे पता चलता था? यार, आप मुझे एक बात बताएं, आज इस वक्त आप बैठ के 8 फरवरी के इलेक्शन को बता रहे हैं कि ये होगा और इसकी गवर्नमेंट बन जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको कैसे पता? आपको किसने बताई? खान साहब के जराए थे नैब में। जराए नहीं भाई, एक बंदा एक फील्ड में, अब शाह साहब हैं जर्नलिज्म में, मैं इनको कहूं कि जी नहीं शाह साहब आपसे ज्यादा तो मैं जानता हूं, तो ये तो फिर एक तौहीन वाली बात है ना। जो बंदा जिस फील्ड में होता है उसको उसकी नॉलेज होती है। अगर शाह साहब की गहरी नजर है सियासत पे तो मैं इनकी राय को आगे बढ़ते डिनाई नहीं कर जो सकता। नैब ने पैसा इस्तेमाल किया कौम का, लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपए, बहुत सालों केसेस चले, बहुत सारे लोगों की पगड़ियाँ उछाली, अब वो वापस हो रहे हैं रेफरेंसेस, तो फिर नैब से कौन पूछेगा? बिल्कुल, देखें हाँ प्रॉब्लम क्या आती है, इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि 2 कवानीन क्यों हैं। किसी को हम बिल्कुल खुदा बना बैठते हैं कि जी इससे तो ये होली का है, इसको आप पूछ ही नहीं सकते। जब तक आपने दिन रात बैठ के सियासतदानों का तो पोस्टमार्टम करना ही करना है ना, तो दूसरे इदारों का क्यों नहीं करते? तो कौन करेगा ये मैं पूछ लेता हूं। इस वक्त मैं ज्वाइन किया कैस मंसूर शेख ने, आप इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन, खुश आमदीद कहेंगे सर। कैस मंसूर शेख साहब, सर मैं चाहूंगा कि इस पे आपसे भी रोशनी डलवाएं। ये जो मिलिट्री अदालतें सर बहाल हुई हैं,
सोशल मीडिया पे एक आग लगी हुई है कि पीटीआई वाले खैर मनाएं। ये ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं और स्पेशली हमारे एक मारूफ सियासतदान है रज़ा रब्बानी साहब, वो अक्सर इसकी मुखालफत करते नज़र आते हैं। तो इस बार क्या होगा, आप क्या कहेंगे? देखें, जो मिलिट्री अदालतें बनाई हैं ना, तो डेफिनेटली आपकी फौज के अगेंस्ट जो पीटीआई ने किया, इसके ऊपर भी एक एक्शन है, वो डेफिनेटली लेना चाहिए। फौज की बेसिस पे आपका मुल्क है, फौज की बेसिस पे आज इंडिया हम पे हमला नहीं कर पा रहा, फौज की बेसिस पे लोगों की जितने भी दिलों में हमारी पाकिस्तानी फौज का खौफ है, उसकी बेसिस की वजह से आपका मुल्क सिक्योर है। तो उसके लिए डेफिनेटली एक्शन जरूरी है, ताकि हमारा जो एक इदारा है, डिसिप्लिन इदारा है, उसके ऊपर कोई भी गंदी नजर या गंदी नीयत से न आंख उठा के देखे, न दिल में सोच रखे, ये होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये एक प्रेजेंट पोजीशन के लिए बहुत अच्छा स्टेप है चीफ जस्टिस साहब का, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो 9 मई का इंसिडेंट है वो पाकिस्तानी तारीख के ऊपर एक काला धब्बा है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपको याद होगा कि चेयरमैन पीटीआई बानी पीटीआई इमरान खान को लाडला कहा जाता था। उनके पूरे टेनओवर में कहा था कि आप इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए, आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। आज अभी वजीर आज़म बने नहीं हैं नवाज शरीफ साहब, लेकिन अब हर तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि वो लाडले बनने जा रहे हैं। क्या ये तासुर उनके लिए कितना खतरनाक है? देखिए, उससे अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। मियां साहब 4 साल से बाहर थे, वो मुल्क में आ गए, सबसे बड़ा तो मुल्क में वापस आ गए, तो क्या इस तासुर का उनको फील कर रहे होंगे अपने मुल्क में वापस आने की खुशी? तो डेफिनेटली उनको किसी को भी इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर पहले इमरान खान के ऊपर इल्जाम था, उससे पहले नवाज शरीफ के ऊपर पहले इल्जाम था, आज फिर एलिगेशन है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और जो आ रहा है वो आ रहा है। बस इन पॉलिटिशियंस को एक चीज समझनी चाहिए, जो इमरान खान को समझनी चाहिए थी, कि आप एक मियां वाली सीट के होल्डर थे, उसके बाद आप कहीं 2000, कहीं 500, कहीं 8000 वोट ले रहे थे, पंजाब में भी कहीं पे भी, एकदम आपको गवर्नमेंट दे दी गई। तो जो जिन्होंने दी है तो फिर उनकी जॉब करें आप प्रॉपर। आप अपना एक सीट की बजाय आपको इतनी दे दी गई, तो उसको डिजर्व आप करते नहीं थे। जब आप डिजर्व नहीं करते थे, रातों रात कराची की सीटें चेंज हो गई, पता चला। और वो जितने एमपीए से पूछा जाए तो कहते थे हम तो 9 बजे सो गए थे, बच्चों ने उठाया, पापा आप एमएनए बन गए। अच्छा, वो पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा जोक भी है, जिसको हमने डाइजेस्ट किया। और उसके बाद मैं समझता हूँ, जब आपको लाया जा रहा है तो आप उनके साथ सिंसियर ऑनेस्ट हो। आपको बड़ा बुरा लगता है आपकी पार्टी का एक बंदा किसी और पार्टी में चला जाता है, तो आप जब नहीं आ सकते। कैसा 8 फेब को आपकी नजर से इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखें, इस जो इलेक्शन टाइम पे होने का चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उसके लिए सिर्फ बेगमों से बात करें, तो वो फिर मैं अपनी बेगम को बताऊंगा। अच्छा, मतलब तो हम मीडिया पे नहीं बता सकते। अच्छा, नहीं मैं कैंडिडेट हूं, मैं लॉ ब्रेक नहीं कर सकता। हाँ। और मेरा राइट नहीं है कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट की जो इंस्ट्रक्शन है उसको ना फॉलो करूं। मैंने उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, कांट डिस्कस अबाउट दिस। लास्ट प्रोग्राम में आपने एक बड़े अच्छे पॉइंट को उजागर किया था, जब हमने आपसे सवाल पूछा था कि आप जो कैंडिडेट्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के सूबाई और कौमी सतह पर मैदान में उतरेंगे, फिर वो आवाम में जाएंगे, वो कैसे होंगे? आपने कहा था वैसे ही होंगे जैसे थे। तो अभी आप देख लें, आप पीपल्स पार्टी को देख लें, इनके बहुत से कैंडिडेट्स हैं। इत्तेफाकन मेरे हल्के में भी कुछ लोग हैं, वो काम नहीं करते लेकिन बैनर लगा देते हैं हर ओकेजन के। बिलावल हाउस में लगा देंगे, शारे फैसल में लगा देंगे। क्राइटेरिया ये बन गया है कि जो लीडर के ज्यादा बैनर लगा देगा, भले उसको कोई काम आता है या नहीं आता, उसको सीट मिल जाती है। और बाज लोग तो मशीर भी बन गए बैनर और बोर्ड लगाने पे। देखिए, उनको रखना वही चाहिए जो अपने हल्के में काम कर सके। आप एक चीज बताएं, पॉलिटिकल पार्टी के एक एमएनए थे और मिनिस्टर भी थे, उन्होंने 5 साल बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन जाने से 3 महीने पहले इतना काम कर दिया। तो मैं समझता हूँ अगर वो 365 दिन 1 साल के काम कर देते और 60 महीने काम कर देते, तो हर हल्का एक यूरोप बन सकता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो लोग हैं और जो पब्लिक है, जो वोटर है, उनको इस दफा ऐसे कैंडिडेट को किसी भी पार्टी को वोट देना है जो उनकी नजर से गुजरा हो, कि जो गरीबों के बुरे वक्त में हो, उस इलाके में हो, अच्छे बुरे टाइम के ऊपर बैठता हो, उसको वोट दें ताकि वो इलाका बनाए। आज अगर आप एक आटे की बोरी पे वोट भेज देंगे, आटा तो 2 दिन में खत्म कर देंगे आप। उसके बाद वो बंदा 5 साल आपको शक्ल नहीं दिखाएगा, आपके फोन अटेंड नहीं करेगा। आज भी अगर अकल नहीं आएगी तो कब आएगी? और ये 5 साल हमारे लिए बड़ा एक अलमिया होगा। 5 साल बहुत टफ होंगे लोगों के लिए गुजारना। आज आप देख लें, विंटर्स में भी आपको केईएससी के बिल कितने मिल रहे हैं,
आपको सुई गैस का कितना बिल मिल रहा है? आप भी एक बंगलो रन कर रहे हैं, आप बताएं कितना बिल आ रहा है? क्या एक आम आदमी बिजली का गैस का बिल दे सकता है 20-25 हजार की जॉब वाला? बताएं। ये चीजें गरीबों को भी सोचनी चाहिए कि आप सही कैंडिडेट लाएं, ना कि वक्ती तौर पे कोई पार्टी आपको एक इन्वेस्टर भेज दे, फौरन उसके पीछे पड़ जाते हैं 10,000 मिल जाएंगे, 5,000, वो आपने 2 दिन में उड़ा देने हैं। उसके बाद वो आपको घास भी नहीं डालेगा, आपसे वोट ले लेगा, ना आपके इलाके में आएगा। आज आप देख लें जिस इलाके से मैं खड़ा हूँ, यूसुफ को, डूबा हुआ इलाका, टूटी सड़कें, टूटी गलियां, ना पानी है ना बिजली है, वहां पे कौन जाता है? आपको कोई बंदा नजर नहीं आएगा, एक पॉलिटिकल बंदा नजर नहीं आएगा। इवन एक इलेक्टेड एमएनए एमपी वहां से गायब रहे। जब वो गायब रहे हैं तो फिर दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? लोग मेहनत भी और खिदमत भी उस इलाके में करना चाहते हैं जहां उनकी गाड़ी आराम से चली जाए, जहां उनको गड़ों में ना घुसना पड़े, ना नालों में जाना पड़े, जहां उनके कपड़े गंदे ना हो। ऐसी चीज के ऊपर तो नहीं मुल्क बन सकता। आपको सही बंदे लाने हैं, सही कैंडिडेट्स लाने हैं। मुझे डिफरेंट पार्टी से अप्रोच हुई भी है कि हम आपको एमपी एमएनए के टिकट्स देंगे। अच्छा, मैं इसी चीज में हूं कि मैं किस पार्टी को ज्वाइन करूं या इंडिपेंडेंट लड़ूं, क्या करूं। मैं इसी चीज में हूं कि जब तक ये चीजें क्लियर होंगी, अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए। सही। वो मीटिंग में इतना टाइम लगा रहे हैं, इंटरव्यूज में इतना टाइम लगा रहे हैं। ठीक है। इंटरव्यूज होंगे, होने के बाद रिजल्ट आएगा, तो 1 महीने में क्या वर्किंग कर सकता है कैंडिडेट? ठीक। तो ये एक अलार्मिंग पोजीशन है। बस अल्लाह करे कि इस दफा सिलेक्शन वोटर्स करें और वोटर अच्छे सिलेक्ट करें चलें। ताकि मुल्क खड़ा हो सके, इलाका डेवलप। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। कैस मंसूर शेख साहब कंटिन्यू थे सर, हम आपसे इसरार भाई साहब, और आपने ये गुफ्तगू भी सुनी होगी कि एहतसाब होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। 2-3 चीज़ें ज़रा मैं, भाई लाइन पे नहीं है पर अच्छा नहीं लगता उनकी गैर मौजूदगी में बात करना, तो मैं चाहूँगा किसी दिन वो बैठ जाएं। तो एक तो उन्होंने बात की जी पीटीआई को लाया गया, मियाँ वाली के अलावा उनके पास सीट नहीं थी। उनको पीटीआई की हिस्ट्री का पता ही नहीं है कि हमें 2013 में जितना वोट मिला था वो शायद 18 में से ज़्यादा वोट पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद हमारी सीटें कम कर दी गई, सारा कुछ कर दिया गया। और एक पीटीआई की लॉन्ग हिस्ट्री है। फिर इन्होंने फरमाया कि जी जो है वो लाने पे ना मुझे लगा कि शायद ये एप्लीकेंट है, शायद इसलिए इन्होंने ऐसी बात की। मैं इससे पहले भी ये कह चुका हूँ कि पीटीआई की एक हिस्ट्री है कि उसने सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिकली जो है मुकाबला किया, डिक्टेटरशिप का भी मुकाबला किया। जब परवेज़ मुशर्रफ वर्दी के अंदर इस मुल्क में डिक्टेटर था तो बेनज़ीर साहबा मुल्क में मौजूद नहीं थी, नवाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद नहीं थे। एक सीट के ऊपर इमरान खान इस मुल्क में असम्बली के अंदर अपोजिशन की सियासत कर रहा था। आज ये फरमा रहे हैं कि जी कराची से इस तरह जीत गया। तो 88 में जब एमकेएम के लोग जीते थे, उससे पहले तो जमात इस्लामी और जेयूपी जीतती थी, तो फिर एमकेएम के लोगों को भी जितवाया गया। मैं एमकेएम का सबसे बड़ा क्रिटिक हूं, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम पे खुल के कहता हूं कि 88 और 90 में एमकेएम को जेन्युइन मैंडेट मिला था इस कराची शहर का। क्या बात है। और इसी तरह वो आए थे, आगे नौजवान थे, कोई उनके पास वसाइल नहीं थे, कोई सरमायादार नहीं था, कोई बड़ी वीगोज नहीं थे, कोई डाले नहीं थे, और बसों के अंदर उन्होंने अपने स्टिकर लगा के कैंपेन की और इलेक्शन जीते। तो ये जो लोग एतराज करते हैं ना कि भाई लोग, तो आज आपके पास भी मौका है ना, आए कॉन्स्टिट्यूंसी में मुकाबला कर लें, बजाय आप टॉक शो पे बैठ के किसी पर क्रिटिसाइज करें। आए मैदान में निकले, पता चल जाएगा कि इलेक्शन के माहौल क्या होता है, इलेक्शन में कितना आपको मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह डोर टू डोर जाना पड़ता है, किस तरह खुशी गमी में पहुंचना पड़ता है, और किस तरह लोगों की तनकीद का सामना करना पड़ता है। टीवी बैठ के ठंडे कमरे में बड़ी आसानी से बात हो जाती है। सिंध में इत्तेहाद बन रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, माजी में भी बने हैं और सूदमंद साबित नहीं हुए। पीपल्स पार्टी सिंध में अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाती है और बना रही है। इस बार भी ऐसा ही होगा या कुछ चेंज होगा? सच बोलूं जी, सच बोलें सर, बिल्कुल। देखें, पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा जो फायदा पहुंचता है ना, वो उसके खिलाफ इत्तेहाद बनाने पे पहुंचता है। बताएं। ये आपने सियासी बात बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूं। बड़ा अच्छा खेलते हैं। मैं क्लियरली अच्छी सियासत करते हैं, बहुत क्लियरली बात बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ना 18 का इलेक्शन मैंने सिंध में पीटीआई का देखा, मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूं। ये जितने भी पीटीआई पीपल्स पार्टी के एंटी बात करते हैं ना, उतना पीपल्स पार्टी को मौका मिलता है कि वो अपना वोटर का सिंपैथी ले सके। अगर जेन्युइनली मुकाबला हो, मैं समझता हूं पीटीआई जो है वो टफ टाइम दे सकती है सिंध में इस तरह के इत्तेहादों का हिस्सा बनने के बजाय। क्योंकि ये होते क्या है, ये दरपर्दा जाके पीपल्स पार्टी के साथ ही बैठ के मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, और उनका मुतालबा क्या होता है कि हमारे ये 2-4 लीडर्स हैं,
इनकी सीटों को आप सेव कर दें तो बाकी सीटों पे हम संभाल लेंगे। 18 में मैं इसका गवाहों के कुछ सीटों पे हमारे साथ किया गया, लेकिन द थिंग इज दिस कि पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जिस तरीके से, क्योंकि उन्होंने भी एक रिवाइड डाल दी है ना इलेक्शन फिक्स करने की। कराची के बल्दियात का इलेक्शन आप देख लें, हाँ। फिक्स इलेक्शन पे आप कब तक जो है समझते हैं कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे? तो वो उनकी आप सर्विसेज को काम जो हुए हैं आपके, उन्होंने वो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया है। सर मैं आपको कह रहा हूं ना, आप बीइंग अ कराची आइट, छोड़े आप एंकर हैं, आप बीइंग अ कराची आइट, मुझे बताएं 15 साल की किसी पार्टी की कंटिन्यूस गवर्नमेंट हो और उसके सबसे बड़े इकोनॉमिकल हब का ये हाल हो, तो आप उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है? इंटीरियर सिंध को तो छोड़ दें, इंटीरियर कहना मुनासिब नहीं है, उनको बुरा भी लगता है हमारे सिंधी भाइयों को, लेकिन देही सिंध का जो हाल है उसको तो आप एक तरफ रखें, शहरी सिंध का हाल क्या किया पीपल्स पार्टी ने, ये आपको नहीं अंदाजा? तो इसके बाद वो परफॉर्मेंस पे कैसे वोट मांग रहे हैं? वो तो मैनेज कर रहे हैं ना, जिस तरह उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन मैनेज किया। और अभी भी वो मैनेज करेंगे। देखें इस वक्त तो सारी गेम ही हो रही है कि इलेक्शन किस तरह मैनेज किया जाए, किस तरह बल्ले से बैलेट पेपर से बल्ला हटा दिया जाए तो हमारे चांस बनते हैं। अगर बल्ला रहे तो हम नहीं खेलेंगे। शाह साहब ये बल्ला सिंध में है? जी जी बिल्कुल, उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि बल्ला जो है वो निशान के तौर पे जरूर रहेगा। नहीं, बानी पीटीआई का बल्ला चलेगा सिंध में? देखिए बल्ला इंतखाबी निशान है, अब बानी इलेक्शन में हो ना हो बल्ला तो चलेगा रहेगा और जीतेगा। जहां तक आप सुन लें 8 फरवरी की इलेक्शन की जो बात, 8 जनवरी के इलेक्शन की बात हो रही है, 28 जनवरी में चले जाए, 8 को हो जाए, जिस तारीख को भी हो इलेक्शन होने और मुल्क की भागदौड़ वही चलाएगा। ये बिल्कुल भाई इसरार भी सुने तवज्जो से, मुल्क की भागदौड़ वही चलाएगा जो मुल्क को सबसे पहले माशी इस्तेहकाम दे सके, मुल्क की आवाम के मसाइल हल कर सके। उसकी वजह बता दूं आपको कि माशी तौर पे हम इतने कमज़ोर हो गए थे, अभी जाके ये कुछ बेहतरी की तरफ हम चलते नज़र आ रहे हैं। ये मुल्क रहेगा तो सियासत होगी, अगर जो भी इस मामलात को लेके चला वो चेक एंड बैलेंस से बाहर नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई भी पार्टी जीत जाए वो इंतहाई चेक एंड बैलेंस में रहते हुए काम करेगी और मुल्क की मईशत को पहले सीधा करना पड़ेगा। हमारी बैकबोन खराब कर दी गई। ये आपसी लड़ाई में सियासतदानों की मुल्क की मईशत का क्या कसूर था जिसको वहां दोहराए पे खड़ा कर दिया है कि आज देखें, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको आप भी जानते हैं कि वो अपना घर नहीं चला पा रहे, अपना मेडिकल का सिस्टम, अपनी एजुकेशन नहीं बहाल रख पा रहे, कई लोगों के बच्चे घरों पे बैठ गए। तो साजिद, इलेक्शन का मकसद ये नहीं है कि आवाम पागल है, आवाम भी देख रही है, ये सब समझ रही है कि किसको वोट देना है और किससे हमने अपने काम लेने। ये उस कैंडिडेट को वोट देते हैं जिनकी गर्दन तक रीच रखते हो, और आप समझ भी गए। अच्छा, सोशल मीडिया ने बहुत कुछ समझा दिया। जो अभी इंटीरियर सिंध का बुरा लगने की बात कर रहे थे, इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान सोशल मीडिया एक्टिव होने से हो रहा है, क्योंकि जो वहां कुछ समझता ही नहीं था, पैर दबाने वाले लोग थे, वो अब बोलना शुरू हो गए। अब उनके पास जाना पड़ता है, उठ के समझाना पड़ता है, उनके बड़ों को बुला के कि भाई ऐसा नहीं हम आके हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। बड़ा फर्क पड़ा है। देखें आज का टेक्नोलॉजी का जो दौर है, इससे सियासतदान को भी भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ी। आपने कहा जैसे पड़ा है फर्क, वो फर्क ये पड़ा है कि भुट्टो की सियासत जिंदा है सिंध में। सर अगर पाकिस्तान में चले हल्की पड़ गई है, देखें सिंध में जिंदा है। सिंध में पीपल्स पार्टी का जियाला पीपल्स पार्टी को ही वोट देगा। साजिद, पीपल्स पार्टी से आला क़यादत से कई दफ़ा सहाफ़ियों से लेके कॉमन मैन भी ये सवाल कर चुका है कि कहाँ है बीबी का इंसाफ और कहाँ है भुट्टो का इंसाफ। तो जिंदा तो रखा हुआ, इंसाफ कहाँ है? देखें, एक बकौल उनके के भुट्टो साहब का जो है वो जुडिशल मर्डर हुआ है, इंसाफ होना चाहिए बकौल उनके। बीबी का सरेआम दहशतगर्दी का वो शिकार हुई है, इंसाफ होना चाहिए। तो अपने दौरे हुकूमत में और 15 साल सिंध के ऊपर अपनी बराजमानी करके अगर आप उसको वहां तक इंसाफ तक नहीं ले जा सके अपने लोगों को, तो आवाम को कैसे इंसाफ मिलेगा? ये सवाल हो चुका है। यही वजह है कि आज वो दोनों, आपने देखा होगा, वालिद और साहबजादे कोर्ट में मौजूद थे और पैरवी कर रहे थे सदारती रेफरेंस की। तो वो वजह है कि आवाम को जवाब देना है। अब आवाम सवाल कर रही है और आगे भी करेगी, और जो डिलीवर नहीं हुआ, बल्दियात इनके पास है, डिलीवर नहीं हुआ, आवाम इसका भी सवाल करेगी। ये मैं आपको बताऊं कि चेक एंड बैलेंस अब आपका आवाम ने करना है। जिसने भी आना है, सबसे पहले तो मुल्की मईशत को सीधा करना, जो चूर चूर हो चुकी है। आप इतने मुश्किल में हैं, आप कर्जों में हैं यार। आपने आज तक केई का एहतसाब नहीं किया। आप 15 साल सिंध चला रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया कि रेट कराची वालों के पड़ते हैं, अजाब कराची वालों पे आता है। आज
वफाक से फैसला आ गया कि अब FIR कटेगी, लीगल कटेगी, केई वाले काटेंगे और काबिल दस्त अंदाजी जुर्म के अंदर शुमार किया जाएगा उसको। तो यार अब आपने केई को तो पूरा हमारे ऊपर लाद दिया। हमारे शहर में अगर चोर हैं तो केई ने इतने बड़े लोग रखे हुए हैं, अफरादी कुव्वत रखी हुई जिनको तनख्वाहें दे रहे हैं, वो ऑपरेशन करें, जाके पकड़े चोर को। यार आम लोगों की आज भी लोड शेडिंग सर्दियों में, इस मौसम में मैं आपको दिखाता हूँ 8-8, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग है कराची शहर के अंदर। किस हुकूमत ने निजात दिलाई कराची के शहरियों को? कोई है जवाब? तो आगे क्या होगा? एक इदारा नहीं संभल रहा, आपसे प्राइवेटाइज कर दिया। आ गया अपना। भाई साहब, जरदारी साहब का कुछ दिन पहले मैं एक निजी टीवी पर इंटरव्यू देख रहा था, और गालबन जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त हमने पीपल्स पार्टी के लोगों से ये कहा था कि सर हमारे ज़राए बता रहे हैं कि PTI से आपका इत्तेहाद होने जा रहा है। तो वो कहते थे नहीं जी ऐसा नहीं है, आपके ज़राए गलत हैं। जरदारी साहब ने कहा हमें सीटें ऑफर हो गई, हर चीज़ हो गई थी, लेकिन हमने मना किया। वो दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत माजरत के साथ देखें, एक बड़ा नारा चलता था जी, एक जरदारी सब पे भारी। तो मैंने उसकी टक्कर में एक नारा बनाया था, और वो ये था कि जरदारी से जो ले जाए बाजी वो है न्याजी। असल में पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से सख्त, देखिए अब वो क्या गेम कर रहे हैं, उनको पता है कि पंजाब KP में पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। 200-200, 400-400 वोट जो भी उनके हैं वो भी शायद उनके कैंडिडेट्स को ना पड़े। तो वो एक राह हमवार करें वोटर को कंफ्यूज करने के लिए। बेसिकली जरदारी साहब की सियासत, मैं उसको सियासत नहीं मानता, बहुत से लोग उनको सियासी तौर पे, मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर मेरे राय है, और आपका पूरा हक है कि आप मेरी राय से खिलाफ करें। उससे जब मैं बताता हूँ, उससे जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि जरदारी साहब आप चौधरी ब्रदरान के पास गए थे, लेकिन आप जब उठ के आ गए तो उन्होंने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया, तो आप तो हल्के पड़ गए। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया सर जरदारी साहब ने। कहा तो फिर जेल में है ना अभी, तो यही कान के कच्चे हैं ना, नहीं मेरी बात मान लेते तो आज जेल में ना होते ना। देखें अब आपके सवाल के अंदर मेरी बात को जो है ना इंडोर्स करते हैं। जरदारी साहब की सियासत ये थी कि पीपल्स पार्टी को मुल्क गिर जमात से सिर्फ दही सिंध की जमात बना दिया, ऐसा ही है, ये उनकी सियासत है। फिर उनकी मनूवरिंग जो है इदारों के साथ मिलके या सारी चीजें करके, वो इसके बगैर सियासत नहीं कर सकते। मुमकिन है कि उस तरफ वालों ने महदूद कर दिया हो। नहीं, किसने महदूद कर दिया मुझे ये बताएं। देखिए अभी शाह साहब ने कहा एस्टैब्लिशमेंट को 18वीं तरमीम पसंद नहीं आई। सुन लेना मेरी बात सुने, शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वोटर बड़ा बाशऊर, और ये शऊर का जो जेन है ना, ये बोतल से बाहर आ गया, इसको दोबारा बोतल में आप डाल नहीं सकते, ये माइंडेड। इस मुल्क में अगर आप देखें कि 2008 में परवेज मुशर्रफ साहब बड़ी ताकत से मौजूद थे, अवाम ने वोट के जरिए उनको उठा के बाहर फेंक दिया। पीपल्स पार्टी का 5 साल का टेन्योर ऐसा था कि उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया नेक्स्ट टाइम पे, और मुस्लिम लीग को मिल गई जिस तरह भी मिली है वो। तो आज वोटर, ये बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त ये जो आपके हाथ में सोशल मीडिया की कमान है ना, ये क्लाशनकोफ से ज्यादा खतरनाक है। ये शऊर ऐसा है कि पीपल्स पार्टी जो देही सिंध के अंदर, वो यकीन करें कई इलेक्शन में उनका कैंडिडेट कैंपेन के लिए भी नहीं जाता था और घर बैठे सीट जीतते थे। बिल्कुल ऐसा हुआ है। आज वो इस वक्त हर गली हर मोहल्ले को 15-15 साल पुरानी फातिहा पढ़ने भी आज जा रहे हैं, वो सिर्फ इस शऊर की वजह से। और आप सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, जितने डिले आप करेंगे ना, उतना नौजवान वोटर इंडल्ज होता जाएगा इस इंतखाबी प्रोसेस के अंदर, और जितना शऊर नौजवानों के अंदर है वो हर पार्टी से क्वेश्चन करते हैं। कराची में आप भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? जी बिल्कुल ले रहे हैं। अच्छा, और क्यों मेरा हक नहीं है? बिल्कुल लें, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं। फिर वो गिरफ्तारी और मामला चलेंगे? सर गिरफ्तारी देखें, बेसिकली तो क्या है, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, आपको हर वक्त ये तैयार रहना चाहिए कि जब आपकी पार्टी के ऊपर कड़ा वक्त आएगा तो आपको सख्ती से हमने परवेज मुशर्रफ साहब की इमरजेंसी के खिलाफ भी मैं जेल में गया, 3 नवंबर की जो इमरजेंसी लगी मैं उसमें भी जेल में गया, और मुख्तलिफ अदवार में जब मियां नवाज शरीफ 97 में आए उन्होंने भी हम पे क्रैकडाउन किया। तो ये पॉलिटिकल वर्कर के लिए इस पर कोई शर्मिंदगी की बाइस नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं यहाँ ठंडे कमरे के अंदर बैठ के बड़ा जबरदस्त बातें कर सकता हूँ, तो क्या मैं चौराहे पे बैठ के वो बात कर सकता हूँ आवाम के सामने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर? क्योंकि मैं कराची में, मैंने जब इलेक्शन पहला लड़ा था तो मेरे मुकाबले में 3 साबिक सूबाई वजीर लड़ रहे थे और मैं उनके सामने एक नौजवान था। तो मुझे मेरे इलाके के वोटर्स ने वोट देकर आगे किया।
तो पॉइंट इज दिस, जब तक आप इस सिस्टम के अंदर यंग ब्लड को, नौजवानों को नहीं इंडल्ज करेंगे, नहीं आप इस सिस्टम को चेंज आप कैसे करेंगे? अगर आप 88 से लेके 2018 की असेंबलीज, 18 को थोड़ा सा एक लम्हे के लिए पीछे रखें कि उसमें काफी चेंजेस आए, अदरवाइज 13 तक की असेंबलीज के आप 85% लोग जो थे वो वही थे जो मुख्तलिफ पार्टियों के टिकट्स पे आते रहे। 18 में कुछ नौजवान, चाहे वो पीटीआई की तरफ से आए या दूसरे, वो चेंज लगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम बड़ा आसानी से, मैंने कहा ना, पंचिंग बैग आपने पॉलिटिशियंस को तो बनाया हुआ है, लेकिन क्या पॉलिटिशियंस के अलावा किसी इदारों को आप पूछते हैं? क्योंकि उनकी खामियों का भी खमियाजा जो है वो पॉलिटिशियंस को भुगतना पड़ता है। ठीक है, पॉलिटिशियन बीइंग अ गवर्नमेंट, या जिस तरह आप हुकूमत में आते हैं, आपको अपने इदारों को सही चलाना चाहिए। लेकिन अगर मैं गलती नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे कराची पे हम पे बड़ा तनकीद की जाती है, आपको इतना मैंडेट दिया कराची ने और आप कुछ नहीं डिलीवर कर सके। तो मेरे भाई, जब आपकी 18वीं तरमीम के अंदर आपकी डोमेन फेडरल गवर्नमेंट की खत्म हो जाए, 18वीं तरमीम का देखिए, किसी चीज का भी अधूरा होना बड़ा खतरनाक है। 18वीं तरमीम में विफाक से इख्तियारात ले लिए सूबे ने, लेकिन सूबे ने आगे मुंतकिल नहीं किए बल्दियात में, तो जो समर अवाम को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। तो ये आपकी नाकामी है। आप भी 18 में आए थे, आप इसमें अमेंडमेंट करवा सकते थे। नहीं करवा सकते ना, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। नहीं करवा सकते ना, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। सिंध के अंदर तो कुछ नहीं कर सकते। हमने बड़ी कोशिश असेंबली में हमने देखा है, हमने बड़ी कोशिश की। ये गवाह है। मैं आपको 3 बड़ी मिसालें देता हूं। आमिर कियानी विफाकी वजीर सेहत थे, फील्ड हॉस्पिटल लेके जा रहे थे थर के अंदर बच्चों के लिए, हैदराबाद से आगे जाने नहीं दिया गया। NIVCD कार्डियो हॉस्पिटल, हमने कहा ये विफाक है, बोला जी आप 18वीं तरमीम पे शब खून मार रहे हैं, ये हमारा है। तो मेरे भाई, हम बहुत महदूद थे और ये सारा नुकसान हो रहा। हाँ, आप सूबे के वो इख्तियारात मुंतकिल करें बल्दियात में जो अवाम तक डायरेक्ट इलेक्टेड है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने जिस तरह का बल्दियाती इलेक्शन करा दिया, वो भी 7% पे आपने वोटिंग के ऊपर जो है शहर दे दिया। कराची का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मिनी पाकिस्तान, मेगा सिटी जो इंटरनेशनली, वो आपने 7% वोट, तो जुल्म है। तो जब तक हम इलेक्टोरल रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, हम इस तरह की प्रॉब्लम पे, और कराची को हमें एक सेपरेटली ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हकीकत है कि सूबाई गवर्नमेंट चाहे पीटीआई की भी कल आ जाए, अगर कराची के लिए हमारा कोई मास्टर प्लान और ठीक ना हुआ तो शायद हम भी इसको हैंडल ना कर सकें। तो पीपल्स पार्टी के पास वक्त था 15 साल के, 15 साल में बहुत सी चीजें कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कराची को निगलेक्ट सिर्फ इस वजह से किया कि कराची ने उनको मैंडेट नहीं दिया। कराची से वो लियारी की सीट जीतते थे, वो भी हार गए थे। तो कराची को उन्होंने जानबूझ के सजा दी कि शायद उनको वोट ना देने की। तो अब जिस तरीके से एक फिक्स इलेक्शन करा के उन्होंने बल्दियात ले तो लिया है, तो शायद शाह साहब वाली बात है कि अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो शायद आइंदा वो ये भी क्लेम ना कर सकें। लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि आम इंतखाबात के लिए जो तैयारियां हैं, हमारे ज़राए बता रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां शो नहीं करी, तैयारियां सब जारी हैं अपने लोगों के चुनाव के, उनकी एडवर्टाइजमेंट का मटेरियल, इन्वेस्टर्स, ये होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको या डिले होंगे? देखिए, ये जो इलेक्शन है ये बड़ा डिफरेंट इलेक्शन है। ये इलेक्शन आपके इस पे हो रहा है। अच्छा, पहले आपने जलसे भरने होते थे, गाड़ियां दे रहे थे, टेंट लगाने थे, ये करना था, वो करना था। ये इलेक्शन, और हम एक नई रिवायत और डाल रहे हैं, 17 को हम वर्चुअल जलसा कर रहे हैं बड़ा, तो ये हम अजीबोगरीब काम। मैं ये चीज कहता हूं, पाकिस्तान हैज बीन चेंज्ड। तो आपको, हम इस वक्त इस हद तक भी तैयार हैं कि अगर आप कहें कि जी 72 आवर्स बाद इलेक्शन है, वी आर प्रिपेयर्ड, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बताएं। लेकिन इलेक्शन फेयर होना चाहिए, उसको मैनेज करने की कोशिश अगर की जाए कि तो वो न सिर्फ कराची बल्कि तो बानी सारी उम्र ये कहते रहे कि आपको ये इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं या कि ये अप्रैल तक जाएंगे? मुझे तो कंफर्म है कि लाजमी इलेक्शन होंगे साजिद। इलेक्शन के बगैर मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चल सकता, कोई और आके नहीं चलाएगा। किसी पॉलिटिशियन ने भागदौड़ संभालनी है, वो पॉलिटिशियन आएगा तो मामला सीधे होंगे। इन्वेस्टर तजस्सुस का शिकार है कि यार स्टेबिलिटी कहां से आए तो हम पैसे लगाएं। बाहर की जो फाइनेंस है वो भी इसी तरह आती है, ओवरसीज फाइनेंस भी इसी तरह आती है कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नजर आए। डेमोक्रेटेड कंट्री को आप उससे हटा के चल रहे होंगे तो सब चीजें ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। फिर ये अगर पीटीआई को सीटें कम मिली या इनके साथ कुछ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई तो ये काकड़ हुकूमत जो मुल्क में जारी है उसको ये तस्लीम करेंगे, उस नताइज को, उस रिजल्ट को? देखें, अगर बल्ले का निशान छीन लिया गया, अगर जो है वो
फजूल किस्म की हरकतों से कोई एक्टिविटीज की गई, नहीं कुछ जगह होता है ना, कहीं डब्बे गायब होते हैं, कोई भी करे, बैलेट पेपर, कोई भी करे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि पीटीआई ने तो शोर वावेला डालना ही डालना है ना कि जी हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। एमक्यूएम वावेला डालेगी, वो नजर आ रहा है हमें। नहीं, और अगर कोल्ड शोल्डर जमात दिखा दिया जाए, डालेगी वावेला। सर एक होता है ना कि अगर धमाल डालती हैं, स्पेशली पीटीआई धमाल डालती है और कहती है जी हम नहीं मानते, ना माने। देखिए, ना मानने का वो दौर गया कि आप अब जो है वो हुकूमत बन जाएगी, वो जो 126 दिन का पार्टी, आईपीपी, नून लीग, हुकूमत बना लेंगे। मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा। आईपीपी का आपने जिक्र किया, उनकी एक सीनियर कराची के पर्सन से मेरी बात हुई, उन्होंने बड़ा अच्छी गुफ्तगू की। एक जुमला बड़ा प्यारा था, वो दे रहा हूँ इन लोगों के सबके काम आएगा। वो कहने लगे देखे सियासत में अब ये अवेयरनेस तो हम सब सियासतदानों को आ गई है कि यार आज इसका टाइम है, कल उसका टाइम होगा, बिगाड़ो किसी से नहीं, और ये गालम गलोच की सियासत नहीं करो। इंतकामी सियासत को छोड़ के अब हम आ रहे हैं मफाहिमती सियासत की तरफ, और बाकी लोगों को भी आना चाहिए। तो इस जुमले में दम था, उनके दम था। लास्ट में शाह साहब, अपना भाई साहब न माना, शाह साहब ने कहा, मैं चाह रहा हूं कि आपसे से पूछता चलूं, न माने पीटीआई, हम बना लेंगे हुकूमत। देखें, बहुत क्लियर कट एक बात है, एक बड़ा परसेप्शन फैलाया जा रहा है जी पीटीआई अपनी हार को तस्लीम नहीं करेगी। देखें, हमारे साथ 2013 में ज्यादती हुई तो हमने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 78 पिटीशंस दायर की, 78 इंक्लूडिंग माय पिटीशन जो कराची में दायर की गई। ठीक है, 2018 में हमारे खिलाफ धांधली के इल्जाम लगाए, कोई एक पिटीशन कोई भी नहीं गया। तो अगर हम पिटीशन में गए थे तो हमारे पास एविडेंसेस थे। मैं अपना केस जीता हूं, ना सिर्फ ट्रिब्यूनल से जीता हूं, हाई कोर्ट से जीता हूं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट। वो अलग बात है कि मुझे अपने मुखालिफ कैंडिडेट को डी सीट कराने में 4 साल लग गए। जुडिशल निजाम में मेजॉरिटी में सीटें लेने वाली जमात ये ना कह दे कि जी पीटीआई के वावेले से हमें फर्क नहीं पड़ता और चलें आगे बढ़ते हैं, मुल्क की तामीर और तरक्की को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक जुमला फिर कह दूं जो बारहा आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि अवाम उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी, पीटीआई करे ना करे। पीटीआई या पीपल्स पार्टी या नून लीग का इशू नहीं है ये। मैंने कहा ना कि ये यूथ का इलेक्शन है, नौजवानों का इलेक्शन है, और नौजवान अपने इलेक्शन को चोरी होने से बचाना जानते हैं। आपने 15 सीटों पे पंजाब में बाई इलेक्शंस करवा के देख लिए। जब फेडरल में बाप की हुकूमत थी, सूबे में बेटे की हुकूमत थी, और सारी एडमिनिस्ट्रेशन लगा के भी आप उस इलेक्शन के रिजल्ट्स को चेंज नहीं करा सके। तो ये एक डिफरेंट इलेक्शन होगा। ठीक है जी, इस उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शांत आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।